हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में आज नया चैप्टर स्टार्ट करें और हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि घर बनाने के लिए हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए। तो हम लोगों ने 7 या 8 स्टेप पढ़े थे उसके बारे में कि हमें स्थान का चयन करना है कि कौन से एरिया में हमें अपना घर बनाना है। उसके बाद हमने देखा था कि भूमि का चयन करना चाहिए, यानी कि किसी एरिया में लैंड कौन से लेना, यानी कि कौन से ज़मीन पर हमें घर बनाना है। उसके बाद घर की जो बनावट किस तरीके से होनी चाहिए, उसमें पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, जो गंदा पानी होता है या फिर मलमूत्र निष्कासन की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। इन सब प्लानिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज का हमारा ये जो चैप्टर है कि हमने जो घर की प्लानिंग की है उसकी थ्योरीज क्या क्या होनी चाहिए। इसका मतलब कि हम वो प्लानिंग कर रहे हैं, वो प्लानिंग किस बेस के आधार पर करनी चाहिए, यानी कि वो प्लानिंग करते समय हमें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो वो कहलाते हैं सिद्धांत। तो जब भी हम घर निर्माण की प्लानिंग की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है, हमारा घर किस तरीके से होना चाहिए, हमारा रूम्स कैसे होने चाहिए, घर का जो फर्नीचर है वो किस तरीके से होना चाहिए, मेरा रूम इस तरीके से होना चाहिए, मेरे घर की जो चीज़ें हैं मैं कौन से इक्विपमेंट यूज़ करूँ, कौन सी मशीनें यूज़ करूँ, कौन सा कहाँ पे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, घर की कलरिंग कौन सी होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोगों के माइंड में आ जाती हैं। तो ये सब बातें माइंड में आती है तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जब भी हम घर का निर्माण करें, यानी कि घर निर्माण की जब भी हम योजना के बारे में सोचें तो योजना इस तरीके से होनी चाहिए कि घर के जितने भी मेंबर्स हैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो जब भी हम इसके सिद्धांतों की बात करते हैं तो जो सबसे पहला सिद्धांत आता है, जिसे गृह निर्माण योजना के सिद्धांत में जो सबसे पहला सिद्धांत है वो होता है आर्थिक व्यय का सिद्धांत। आर्थिक व्यय। अब आर्थिक व्यय का क्या अर्थ है, यानी कि जब भी हम अपने घर की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला बात हमारे माइंड में यही आती है कि आर्थिक व्यय कितना होगा। क्योंकि हम घर बना रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो हम किस बेसिस पे बना, हमारे पास आर्थिक रूप से हम मजबूत हो गए, हमारे पास इतना कलेक्शन हो गया पैसों का, हमने इतने पैसे जमा कर लिए कि हम अपना घर बना सकते हैं। तो यानी कि जब हमारे पास सफिशिएंट पैसे आ जाते हैं, अमाउंट में हम लोग जब जमा कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने घर निर्माण की योजना बनाते हैं। तो यानी कि जब भी हम अपने घर निर्माण की योजना बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसके लिए क्या होना चाहिए, आर्थिक व्यय कितना होगा, कहाँ पे कितना खर्च होगा, ये सारी बातें हमें क्या करनी है, पहले से क्या करते हैं, प्लानिंग करके रखनी है, सारी डिटेल बना के रखनी है। तो यानी कि जब भी आर्थिक व्यय की बात करेंगे तो आर्थिक व्यय में क्या आएगा, खर्च, व घर निर्माण में उपयोग आने वाले संसाधनों की पूर्व योजना तैयार करना। यानी कि आर्थिक व्यय में क्या आएगा कि हम घर बना रहे हैं, कितना खर्च आएगा, घर में जो लगने वाली चीज़ें होगी उन पे कितना खर्च आएगा, इसका पहले से हमें ध्यान रखना है, सारी डिटेल हमें तैयार करके रखनी होती है। तो ये सबसे मेन काम होता है जब भी हम अपना घर बनाते हैं, यानी कि कितना खर्च होने वाला है, आर्थिक व्यय के बारे में हमें पूरी जानकारी पहले से बना लेनी चाहिए, वरना फिर बाद में दिक्कत आ जाती है। फिर उसके बाद में जो दूसरा सिद्धांत होता है कि घर बनाते समय हमें और क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो कहलाता है अभिव्यक्तता, यानी कि एक्सप्रेसिव, अभिव्यंजकता। अब अभिव्यंजकता क्या होती है, यानी कि हमने सारे पैसों के तो मामला देख लिया, यानी कि इतने पैसे हो गए, यहाँ पे खर्च करने। फिर उसके बाद हमें परिवार के जितने भी लोग हैं, अब घर बना रहे तो घर परिवार में तो सभी लोग होंगे, हमारा जितना भी पूरा परिवार है, या फिर छोटा हो या फिर बड़ा हो, भाई बहन है, माता पिता है, दादा दादी है, जितने भी लोग हैं हमारे परिवार में, सबको साथ मिलकर उस घर बनाने की प्लानिंग करनी चाहिए कि हर किसी की आवश्यकता के अनुसार वो घर बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी एक ने अपनी मर्जी से वो काम शुरू कर दिया, फिर बाद में जाके किसी और को दिक्कत हो जाए। इसलिए क्या करना चाहिए, जब भी हम घर निर्माण की प्लानिंग शुरू करें तो उसका जो सबसे मेन सिद्धांत यही कहलाता है, यही कहते हैं मेन सिद्धांत में कि घर हर किसी की सुविधा के अनुसार होना चाहिए, यानी कि घर के जितने भी लोग हैं वो लोग उस घर में आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार रह सके, सुविधाओं का उपयोग कर सकें। तो यानी कि जब भी हम अभिव्यंजकता की बात करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं परिवार के सदस्यों की
आवश्यकता के अनुरूप तैयारी करना, यानी कि परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकता है उनके अनुसार हमें प्लानिंग करनी। और परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर पूर्व ही विचार विमर्श कर लेना, यानी कि प्लानिंग करने से पहले हमें क्या करना है, परिवार के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को साथ में बैठ के, एक साथ बैठ के घर बनाने की प्लानिंग करनी। हर किसी की अब क्या आवश्यकता है, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हमें घर की प्लानिंग करनी चाहिए। तो ये सिद्धांत आता है अभिव्यंजकता के अंतर्गत। आर्थिक व्यय में पढ़ा पैसों का लेन देन, पैसों का खर्च कितना होगा, कहाँ पे होगा। उसके बाद में देखा कि परिवार के जितने भी लोग हैं उन सभी की ज़रूरतों के अनुसार हमें घर का निर्माण करना है। फिर उसके बाद जो अगली विशेषता होती है वो होती है गोपनीयता। इसका अर्थ होता है प्राइवेसी, प्राइवेसी जो भी आप लोग कहें, यानी कि प्राइवेसी क्या होती है, हर किसी को अपनी निजी जिंदगी क्या करनी होती है, हर किसी से छुपा के रखनी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, कोई हमारी निजी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे, अपनी प्राइवेसी बना के रखनी। तो या फिर घर ऐसा होना चाहिए, इसीलिए हम ये कह सकते हैं घर ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो टूटने, यानी कि भंग ना हो, प्राइवेसी नहीं टूटनी चाहिए। यानी कि घर के जितने भी हम लोग कमरे वगैरह बनाए, कमरे को इस तरीके से अरेंजमेंट में लगाना चाहिए जिससे कि रूम में कोई भी बातचीत वगैरह करे। हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना काम होता है, तो हर कोई नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। इसीलिए क्या होना चाहिए कि हम जब भी अपने घर का निर्माण करें तो उसमें क्या होनी चाहिए, हमें गोपनीयता का पूरा ध्यान रखना चाहिए, यानी कि प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए रूम्स का अरेंजमेंट करना चाहिए कि कौन सा रूम किसके पास में आएगा। ऐसा नहीं हो कि एक रूम का दरवाज़ा दूसरे रूम में खुल रहा है ना, तो यानी कि जो किसी भी रूम का जो एक डोर होता है, एंटर करने का जो रूम है वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इस रूम का उस रूम से कनेक्टेड है, तो यानी कि कोई भी कभी भी कहीं पे भी आ सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो सकता है कि जो लोगों की प्राइवेसी है, परिवार के जो मेम्बर्स हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो टूट सकती है। इसके लिए क्या होना चाहिए, जो घर का अरेंजमेंट है, घर का जो मैनेजमेंट है, जो हम फर्नीचर वगैरह यूज़ कर रहे हैं और घर के जो खिड़की दरवाजे वगैरह है, रूम्स वगैरह, वो सही तरीके से मैप्स में बना लेने चाहिए। फिर उसके बाद हम जब बात करते हैं घर बनाने के अगले सिद्धांत की, तो हम उसमें ये कह सकते हैं कि कार्यात्मकता होनी चाहिए। अब कार्यात्मकता का अर्थ है, अब इसका अर्थ क्या है, इसमें कौन सा शब्द आ रहा है, कार्य। अब कार्य का अर्थ क्या है, घर है तो घर में काम बहुत सारे होते हैं। जैसे हमारा अगर अपनी मम्मी बहनों की बात करें तो उनका काम क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। उनका जो मेन खुद का एरिया होता है वो होता है किचन, रसोई। तो उनका जो एरिया है, हर किसी को अपने अपने कार्यस्थल के अनुसार उनसे पूछ लेना चाहिए, यानी कि अगर रसोई किस तरीके से होनी चाहिए तो इसका रसोई का जो यूज़ कर रहे हैं उन्हें बेहतर ध्यान होगा कि उन्हें किस तरीके से इक्विपमेंट चाहिए, कौन से कैबिनेट्स बनाना है, किस तरीके से कौन सा किचन बनाना है, एल बनाना है, एम बनाना है, ओपन बनाना है, क्लोज बनाना है, यानी कि ये जितने भी टाइप्स के किचन है किस तरीके से होना चाहिए, किचन का अरेंजमेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी बातें जो इनका पर्सनली यूज़ कर रहे हैं उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम हॉल की बात करें या फिर डाइनिंग एरिया की वगैरह की बात करें, जो सभी लोग यूज़ करते हैं, परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठ के उसका यूज़ करें, तो इसका मतलब परिवार के सभी सदस्यों से राय लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जब हम रूम्स की बात करें तो हर किसी के अपना अपना सेपरेट रूम होते हैं, तो उस रूम में हर किसी को अपना कैबिनेट किस तरीके से चाहिए, अलमीरा वार्डरोब किस तरीके से अरेंजमेंट चाहिए, अपना बेड किस तरीके से चाहिए, उनका जो स्टडी टेबल होता है बच्चों का वो उन्हें किस तरीके से अरेंज करना है। तो ये सारी चीज़ें लोग अपने अपने कार्य के अनुसार, यानी कि अपने वर्क के अनुसार ही एक्सप्रेस कर पाएंगे। हर कोई किसी के बारे में खुद से तो सोच नहीं सकता। इसलिए क्या होना चाहिए कि जो जिस काम के लिए यूज़ कर रहा है, जिसका काम है, उसी से पूछकर हमें घर का निर्माण करना चाहिए, यानी कि हमें कार्य को ध्यान में रखते हुए घर बनाना चाहिए। फिर जब हम अगली बात करें, घर बनाते समय जो हमें अगली बात ध्यान रखनी है वो है सुंदरता। आजकल लोग से सुंदरता का ही ध्यान रखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते, ना प्राइवेसी देख रहे हैं, ना घर का जो अरेंजमेंट है वो देख रहे हैं, ना अभी व्यंजकता देख रहे हैं। लोग क्या देखते हैं, सिर्फ सुंदरता देखते हैं।
तो यानी कि ये इम्पोर्टेंट है लेकिन इतनी भी नहीं है। यानी कि सुंदरता का अर्थ क्या हो गया, घर का बाहरी रूप किस तरीके से, घर किस तरीके से बनाया हुआ है जिससे क्या हो, लोग अट्रैक्ट हो सके। हर कोई यही चाहता है लोग मेरे घर के बारे में तारीफ करें, तुम्हारा घर ये, उसका घर देखा है वो वैसा बना है, उसने उसका घर देखा है वो वैसा बना है। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के लिए क्या मायने रखती है, घर की सुंदरता। इसीलिए हमें घर की प्लानिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि वो सुंदर भी हो। लोग पैसे बहुत खर्च करते हैं लेकिन उसमें सुंदरता नहीं आ जाती, इसका मतलब क्या हो, पैसे वेस्ट हो गए। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके हमने पैसे कमाए, अगर वो हम अपने घर बनाने में डाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें जो घर किस तरीके से बनाए कि वह लोगों को अट्रैक्ट कर सके, यानी कि हमें घर में सुंदरता भी देनी है। तो ये जो एक मेन सिद्धांत हो सकता है कि जो हम घर का निर्माण करें उसमें सुंदरता सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर जब हम अगली बात करें, जो अगला सिद्धांत है, अगले सिद्धांत में हम ये कह सकते हैं कि घर कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि घर में परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। अब परिवर्तनशीलता का अर्थ क्या है, जैसे देखा होगा छोटी सी फैमिली होती है लोगों के, जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है रूम में, ठीक है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है तो उसको भी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो वो क्या हो जाता है, दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाता है। अब उनके घर में 2 ही रूम थे, मान लो 2 BHK रूम है, ठीक है, 2 BHK फ्लैट है, वहाँ पे क्या है, 2 रूम है, एक हॉल है, एक किचन है। यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मम्मी पापा के साथ रूम में एडजस्ट हो जाता है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है धीरे धीरे तो वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाता है। अगर मान लो घर में कोई मेहमान आ गया, वो क्या करेगा, बच्चे वापस कहीं और एडजस्ट हो जाते हैं, वो मेहमानों को वो रूम दे दिया जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाता है, घर कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर हम कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं। कोई आए तो हमें उसे अपना रूम भी शेयर करना पड़ता है। यानी कि घर में क्या होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, घर में हमें हमेशा एक एक्स्ट्रा स्पेस बना के रखना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज़ कर सके, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यानी कि घर कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, चेंजेबल होना चाहिए। फिर और घर बनाते समय हमें जो बात ध्यान रखनी है वो हम ये कह सकते हैं कि घर में क्या होनी चाहिए, वृहत्ता होनी चाहिए। वृहत्ता का अर्थ क्या है, वृहत्ता, वृहत्ता शब्द का अर्थ होता है किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करना। किसी वस्तु का अधिक से अधिक उपयोग करना। अब ये बात घर में कैसे लागू हुई, यानी कि घर कैसा होना चाहिए कि उसका जो हर एक कॉर्नर है, हर एक जगह है, वो क्या होनी चाहिए, उसका बार बार यूज़ होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि हमने घर बहुत बड़ा बना लिया लेकिन हम यूज़ कितना करें, उस एक का एक रूम का यूज़ करें, एक के कोने में पड़े रहते पूरे दिन, तो फिर इतना बड़ा घर बनाने का मतलब क्या है। यानी कि घर में कैसी होनी चाहिए, वृहत्ता होनी चाहिए। यानी कि घर कैसा होना चाहिए, जिस कॉर्नर का हर एक जगह का हम बार बार यूज़ कर सकें, उसको नए इनोवेशन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। यानी कि घर में क्या करना चाहिए, हमें घर को मैनेज करना भी आना चाहिए। यानी कि मान लो हमने घर बनाया तब से 10 साल हो गए, घर में चीज़ इधर से इधर नहीं की, यानी कि घर भी कैसा होना है, चेंजेबल होना चाहिए। यानी कि इससे क्या ना हो, हमें बोरियत महसूस ना हो, घर का हर एक कोना हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो यही जो कहलाती है वृहत्ता होनी चाहिए। यानी कि घर में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए उसे, हर एक कोने का। यानी कि ऐसा ना हो कि हम उस कोने तक सालों तक गए नहीं है वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल घर नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो अगली सिद्धांत होता है घर बनाने के लिए, उसे हम ये कह सकते हैं कि घर में क्या होना चाहिए, कमरों का समूहीकरण होना चाहिए। कमरों का समूहीकरण। अब कमरों का समूहीकरण मतलब कमरे कितने तरीके के होते हैं घर में, अतिथि क्षेत्र, मनोरंजन क्षेत्र, ये होते 3 एरिया। गेस्ट रूम, फिर होता है लिविंग रूम जहाँ पे हम बैठते हैं, टीवी, किचन, इसमें सब इंक्लूड है। और ये होता है शयन कक्ष, हमारा लिविंग रूम, ठीक है ना, बेडरूम वगैरह जो भी कह सकते हैं, ये सारी चीज़। यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या बनाता है, हमें बनाना है
घर, यानी कि हर एक प्रॉपर वेरिएशन में बना रहे, यानी कि ये तीनों रूम एक साथ सटे हुए भी नहीं हो, यानी कि ऐसा नहीं हो इससे प्राइवेसी भंग हो जाए, इधर से इधर सुनाई दे रहा है, इधर से उधर सुनाई दे रहा है। यानी कि जो ये तीनों रूम बनाए जाए, यानी कि कमरों का जो समूहीकरण करें, है ना, वो किस तरीके से होना चाहिए, वेल मैनेज तरीके से होना चाहिए, यानी कि वो सही तरीके से कमरों का व्यवस्थित तरीके से उन्हें जमाया हुआ हो। कोई अगर कोई और यूज़ भी करे तो उसे कैसा नहीं लगना चाहिए कि वल्गर नहीं दिखना चाहिए कि ये क्या बनाया हुआ है घर, कोई व्यवस्था ही नहीं है घर में, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हम लोगों ने पढ़ी थी। घर बनाने के सिद्धांत कौन से, यानी कि घर बनाते समय हमें किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है। पैसों का पहले से ध्यान रख लेना है, घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार घर बनाना है, प्राइवेसी का ध्यान रखना है, कार्य के अकॉर्डिंग हमें घर का निर्माण करना है, जो जिस काम का यूज़ कर रहा है, जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें घर का निर्माण करना है। सुंदरता होनी चाहिए घर में, परिवर्तनशीलता, चेंजेबल होना चाहिए, हर एक कोने का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें ऐसा हमें घर बनाना है, और कमरों का समूहीकरण होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी कि हम घर बनाते समय कौन कौन से सिद्धांतों को ध्यान में रख सकते हैं। फिर अगर हम आगे देखते हैं कि हम ये जो घर बना रहे हैं, इस घर बनाने में कौन कौन से इफेक्ट हमें फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक हो जाएगा वो कहते हैं हम यानी कि घर बनाने को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर इफेक्ट करेगा परिवार के सदस्यों में कमाने वालों की संख्या, यानी कि जो परिवार है उस परिवार में कितने लोग कमा रहे हैं, यानी कि कमाने वाले कितने लोग हैं। अब उनकी सैलरी पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि घर में अगर कमाने वाला एक है तो उस एक की सैलरी पे, उस एक लोग की, एक व्यक्ति की आमदनी पे वो पूरा घर का निर्माण होगा। तो इससे क्या होगा, घर बहुत ज़्यादा अच्छा बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, बहुत सारे ऊपर नीचे हो सकती है चीज़ें। यानी कि घर में कितने लोग कमा रहे हैं, ये जो संख्या होती है, ये संख्या भी क्या करती है, घर के निर्माण को प्रभावित करती है। फिर जो अगला फैक्टर कह सकते हैं हम परिवार की आमदनी, इसी से रिलेटेड है। परिवार की क्या आमदनी है, उस परिवार में इनकम कितनी है, उस फैमिली की कितनी इनकम है, ये भी डिपेंड करता है कि वो घर कैसा बनेगा। परिवार के सदस्यों की संख्या, अब परिवार में फैमिली मेंबर कितने, मेंबर्स के अकॉर्डिंग भी घर बनाया जाता है, क्योंकि हर एक मेंबर्स की आवश्यकता, उनकी ज़रूरत के अनुरूप हम घर बनाते हैं। तो हमें क्या बात ध्यान में रखनी है कि जब हम घर बना रहे हैं उसमें फैमिली मेंबर्स कितने हैं, और उस एक मेंबर के अकॉर्डिंग हमें, उनकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, घर बनाना है। जो हमारा अगला फैक्टर हो सकता है, जो हम कहते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी हम घर बना रहे हैं तो परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं, परिवार के कमाने वाले सदस्यों के कार्यस्थल से दूरी, यानी कि वो लोग जहाँ पे काम करने जा रहे हैं वो उस घर से कितना दूर है, यानी कि उस पर भी घर का बनाना डिपेंड करेगा। यानी कि घर पास में है, काम की जो जगह है वो भी पास में है, तो ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। अगर हमने घर यहाँ बनाया है, लेकिन हम जो काम करने जाकर दूसरी जगह पे जा रहे हैं, दूसरे गांव में जा रहे हैं या शहर में जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा घर बनाना आने जाने में वेस्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी जो सैलरी है वो आने जाने में वेस्ट हो जाएगी। तो हम घर बनाने में क्या लगाएंगे, यानी कि कार्यस्थल से दूरी कितनी है, ये भी जो घर बनाने की योजना है उसको प्रभावित करती है। फिर जब हम बात करते हैं अगले कारक की, तो हम ये कह सकते हैं कि परिवार की आवश्यकता क्या होती है।
यानी कि पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार, यानी फैमिली की ज़रूरत के अनुसार भी घर को बनाया जाता है, क्योंकि हर एक परिवार का जो भी मेंबर होता है उस मेंबर से पूछ कर विचार विमर्श करके हम घर बना रहे हैं, है ना। तो यानी कि हर एक किसी की अपनी अपनी डिमांड होगी, हर कोई अपना रूम अलग तरीके से इनोवेट तरीके से चाहता होगा। तो यानी कि घर बनाने में जो परिवार की आवश्यकता होती है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जो अगला फैक्टर होता है जिससे घर बनाने की योजना प्रभावित होती है वो हम ये कह सकते हैं पारिवारिक जीवन चक्र। पारिवारिक जीवन चक्र हम लोग पढ़ चुके हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की हम लोगों ने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, याद हो तो आप सभी को। सबसे पहले थी प्रारंभिक अवस्था, दूसरी हमने पढ़ी थी विस्तृत अवस्था, और फिर पढ़ी थी संकुचित अवस्था। ये 3 अवस्थाएं थी। जब 2 लोगों की शादी हो जाती है तो वो अवस्था शुरू हो जाती है प्रारंभिक। जब उनकी संतान हो जाते हैं तो विस्तृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है। फिर उनकी वो जो संतान है वो भी बड़ी होकर अपनी गृहस्थी शुरू कर देती है। तो जो 2 लोग पति पत्नी वापस अकेले बच जाते हैं वृद्ध अवस्था में, वो होती है संकुचित अवस्था। यानी कि हर एक अवस्था के अकॉर्डिंग भी घर अलग अलग होता है। तो यानी कि हमें घर कब बनाना है, हर एक जीवन चक्र की अवस्था के अनुसार भी हर एक जीवन चक्र की अवस्था होती है, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने घर का निर्माण करना है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो घर बनाने को प्रभावित कर रहे हैं। परिवार के सदस्य, परिवार में कमाने वाले कितने हैं, उनकी इनकम कितनी है, मेंबर्स कितने हैं, उनका काम कितनी दूरी पे है, परिवार की आवश्यकता क्या है और जीवन चक्र कौन सा चल रहा है, उन सब के अकॉर्डिंग हमें घर निर्माण की योजना बनानी है। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था गृह निर्माण योजना के सिद्धांत, ये कंप्लीट हो गया। अब नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।